चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 8। आज पहला दिन है और इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हम लोग अभी भी हम यूनिट 3 में ही हैं, जहां पर हमने क्या स्टार्ट करा है, हमने प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझना चालू करा है। राइट, चैप्टर 6 में, चैप्टर 7 में और चैप्टर 8 में। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा कि भैया एक प्रोड्यूसर कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेगा और वो डिपेंड करता है किस पर? उसके इनपुट फैक्टर पर। ठीक है, प्लस वो प्रोड्यूस करने के लिए उसकी क्या क्या देखेगा, उसकी कॉस्ट भी देखेगा। ठीक, और वो कॉस्ट किस पर डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट वो प्रोड्यूस करना चाहता है। राइट, तो हमने क्या देख लिया कि भैया कोई भी प्रोड्यूसर कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा और कितने में प्रोड्यूस करेगा, वो पहले के 2 चैप्टर में क्लियर हो गया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? रेवेन्यू, मतलब वो जो प्रोड्यूस किया गया है वो कितने में बिकेगा। राइट, क्योंकि देखो प्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने इतने में टी शर्ट 200 रुपए में हमने 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर ली। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और हो जाता है कि ये बिकेगा कितने में, तभी तो हम प्रोड्यूस करेंगे ना भाई, उसमें प्रॉफिट दिखेगा तभी तो हम प्रोड्यूस करेंगे ना। तो हम यहाँ पर अब क्या देखने जा रहे हैं? जो हमने प्रोड्यूस करा आखिर हम उसको मतलब रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट समझने आ रहे हैं। कॉस्ट के समझे थे, अब रेवेन्यू को समझने आ रहे हैं। अच्छा, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, जो बच्चे मेरे से 11th में अकाउंट पढ़े वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब होता है जिस मेन एक्टिविटी के लिए आपने उस बिजनेस को स्टार्ट करा है, उस एक्टिविटी को हम रेवेन्यू कहते हैं। मतलब सर, अरे आपने टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री डाली, क्या आपका मकसद टी शर्ट बनाना था? नहीं, टी शर्ट को सेल करना था। मेन मकसद था उस टी शर्ट को बेचना। तो उस टी शर्ट को बेचना, सेल करना रेवेन्यू कहलाएगा। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सेल करने की बात कर रहा हूं। राइट, तो जैसे मान लो 220 रुपए में हम एक टी शर्ट सेल करते हैं, कितने में? 220 में, और 1000 टी शर्ट हम बेचेंगे तो कितना आएगा? 2,20,000 का हमने रेवेन्यू करा। यहां पर कैश में आया, उधार हुआ, उसकी बात नहीं हो रही। बस सिंपल सी बात है, रेवेन्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और जितनी प्राइस में सेल करा, इनटू कर दो तो क्या आ जाएगा? रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम रेवेन्यू को समझ में जा रहे हैं। रेवेन्यू का मतलब, रेवेन्यू इज द मनी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कमोडिटी। ठीक है, अब यहां पर हम है ना, रिसीव्ड का मतलब वो नहीं निकाल लेंगे कि सर मिल भी गया, उधार को छोड़ देंगे क्या? नहीं, यहां पर रिसीव्ड का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, उधार भी इंक्लूड है। क्योंकि आप अकाउंट नहीं पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर सिंपल भाषा में समझाने के लिए कि भाई जितना भी आपने, जितने में भी आपने गुड्स को बेचा, वो क्या होगा? रेवेन्यू होगा। इन अदर वर्ड, द रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज इट्स सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट। भाई उस फर्म की रिसिप्ट क्या होगी, उस फर्म का रेवेन्यू क्या होगा? जितने में आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करा है। रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉफिट। बिल्कुल, प्रॉफिट और रेवेन्यू में डिफरेंस है। यहां पर रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब सेल प्राइस अपनी क्या होती है, उसमें कॉस्ट इंक्लूड होती है ना। भाई 200 रुपए की टी शर्ट बनी थी, 220 रुपए में हमने उसको सेल करी, तो 20 रुपए का क्या है? प्रॉफिट। और 220 रुपए में सेल करी तो 220 हमारा हो गया रेवेन्यू। क्लियर? आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बेटा, है ना? साथ देना, 25-30 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसमें दम नहीं है। ठीक है, कॉस्ट हम समझ चुके हैं, तो यहाँ पर ये सब इजी हो गया। मेजर्स ऑफ रेवेन्यू, जैसे कि हमने कॉस्ट को मेजर करने के अलग अलग वो देखे थे, वैसे ही रेवेन्यू को मेजर करने के अलग अलग कॉन्सेप्ट। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। भाई टोटल रेवेन्यू क्या होगा?
जितना भी आपने सेल करा, जितनी भी यूनिट आपने सेल करी इनटू जितना प्राइस लगाया उसका, वो क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू। क्लियर? तो टोटल रेवेन्यू इट इज डिफाइंड एज द टोटल और एग्रीगेट ऑफ प्रोसीड टू द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ डिफरेंट कमोडिटी। जितनी भी कमोडिटीज आपने सेल करी, उनको सेल करने से जो कुछ भी मिला, प्रोसीड फ्रॉम द सेल, है ना। प्रोसीड का मतलब होता है जो भी मिला, राइट, उनका टोटल क्या होगा, टोटल रेवेन्यू। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट्स ऑफ द सेल। जितनी भी आपने यूनिट सेल करी उनको इनटू कर दो विद द प्राइस, जो भी उसकी प्राइस आपने लगाई, ठीक। इट इज सम टोटल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। हम देखेंगे, है ना, मार्जिनल रेवेन्यू तब देखेंगे, ठीक। ये सिंपल सा इसका यहाँ पर फॉर्मूला। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, हाँ या ना, तो क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू। मतलब एक यूनिट आपने कितने में बेची। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, मान लो आप एक टी शर्ट 500 रुपए में सेल कर, आपने एक टी शर्ट का प्राइस कितना है, आपने 600 रुपए लगा रखा है, राइट। एक कस्टमर आया, उसने बोला भैया 600 तो नहीं दूंगा, 550 दूंगा। आपने बोला ठीक है, इज ओके, ले जा भैया, 550 रुपए में ले जा। तो अभी आपका रेवेन्यू कितना आया, 550। अब एक व्यक्ति आया और उसने बोला मैं 4 टी शर्ट लूंगा, 2000 में दे दो। 4 टी शर्ट कितने में, 2000 में। आपने बोला ठीक है, ले जाओ। तो आप क्या करोगे, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 2000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कितनी, 4। तो एक टी शर्ट कितने में बिकी, 500 में, है ना। तो वहां पर ये काम आता है एवरेज रेवेन्यू की, एक टी शर्ट आपने कितने में सेल करी, जब आप लमसम में बात करते हो, है ना। पर यूनिट, इसको क्या बोलेंगे, इट इज द रेवेन्यू पर यूनिट आउटपुट सोल्ड। जो आउटपुट हमने बेचा उसकी पर यूनिट की कॉस्ट, ठीक है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय द क्वांटिटी सोल्ड। ये कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो जितनी भी हमने यूनिट सोल्ड करी, ठीक है, नॉर्मल है। आगे बढ़े, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, फिर से वही बात साहब, क्या, वन एडिशन, एक और यूनिट सेल करने से आपके टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आएगा वो क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू। सपोज करो उस व्यक्ति ने 4 टी शर्ट के लिए पहले बात करी, कितने में, 2000 में। फिर उसको एक और टी शर्ट पसंद आ गई, बोले नहीं एक और लूंगा मैं, राइट। तो हमने बोला लाओ 2500, बोले ना मैं 4 यूनिट लूंगा, 5 यूनिट लूंगा 2400। बात समझ में आ रही। तो 4 यूनिट तक का रेवेन्यू हमारा कितना था, 2000। 4 यूनिट, 4 टी शर्ट बेचने का रेवेन्यू कितना था, 2000। पर 5वीं सेल करने पर हमको कितना मिला, 400। तो उस 5वीं, 5th नंबर की जो टी शर्ट हमने सेल करी वो कितने में सेल करी, 400। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 2400। तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू कहाँ से बनता है, मार्जिनल रेवेन्यू के टोटल से बनता है। हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं बेटा इस चैप्टर में, मार्जिनल रेवेन्यू को जोड़ेंगे तो टोटल आता है, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, वन मोर यूनिट सोल्ड, जितने में हमने उस यूनिट को सेल करा नेक्स्ट यूनिट को, उससे जो भी टोटल रेवेन्यू में चेंजेस आया क्या कहलाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यहाँ पर। इट इज द एडिशनल टोटल रेवेन्यू बाय द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक और यूनिट को सेल करने से जो भी टोटल रेवेन्यू में एडिशन हुआ है वही मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक। ये रहा फॉर्मूला, आपको समझ आता है। ये डेल का मतलब क्या होता है, चेंज इन टोटल, है ना, डेल का मतलब, ठीक है। रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में यहां पर हम सीधे सीधे देखेंगे भाई, टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, आपने देखा कि 4 यूनिट हमने सेल करी
और 5वीं सेल करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, उसको कम करना पड़ा, मार्जिनल रेवेन्यू कम हो गया था हमारा, है ना। तो टोटल रेवेन्यू तो बढ़ा, कितना बढ़ा, 2000 से 2400 हुआ। 2000 तक हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना था, 500 रुपए एक टी शर्ट पर। जैसे ही हमने 5वीं यूनिट बेची तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, रेट कम करना पड़ा। तो 5वीं यूनिट कितने में बिकी, 400 में, हाँ या ना। तो पर टोटल यूनिट कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ 2400। तो हम ये कहेंगे कि भैया टोटल रेवेन्यू इंक्रीज तो होता है पर एक समय बाद वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सोल्व करने के लिए आपको अपनी प्राइस डाउन करना पड़ेगी, समझ में आ रही बात। तो इसलिए ये इंक्रीज होने के बाद में क्या होगा, गिरने लगेगा। कब गिरना लगेगा, आपको यहाँ पर रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। देखो टोटल रेवेन्यू जब मैक्सिमम होगा तब मार्जिनल कितना होगा, 0 होगा, दिख रहा है ना। और जैसे ही मार्जिनल नेगेटिव होगा तो टोटल रेवेन्यू क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, अब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू, इन तीनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करके देख लेना। यहाँ पर मैंने सब दिया हुआ है कि भैया जब टी आर इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, टी आर डिमिनिशिंग रेट से क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। हमने इसके पहले वाले भी चैप्टर में देखा, सब कुछ मार्जिनल के कारण होता है। तो मार्जिनल क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट, ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेल करने के लिए आपको अपनी प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आप अपनी प्राइस को कम करते जा रहे हो लगातार, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रहा है, गिरते जा रहा है। आपका टोटल रेवेन्यू तो बढ़ेगा पर उसका जो बढ़ने की दर होगी, रेट होगा, इंक्रीजिंग रेट, वो कैसा होगा, डिमिनिशिंग होगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू डिमिनिशिंग है। क्लियर, ये रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। तो इसको आप रीड करके देख लेना, इसमें ज्यादा दम नहीं है, ठीक। जनरल रिलेशनशिप बिटवीन तीनों के बीच में रिलेशन, ये मैं रीड नहीं कर रहा हूं, ये चैप्टर में इतना दम नहीं है। पूरा कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वैसा ही है, ठीक है। ये सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, बस इस चैप्टर में इतना ही है। आगे मैंने नोट्स में दे रखा है फर्म रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट, दिखा टॉपिक नंबर 8.2। क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 12 फर्म डिफरेंट मार्केट ऑफ फर्म्स है ना, फर्म्स के जो डिफरेंट मार्केट्स हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है ना और इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये हमारे सिलेबस में से इस साल 2021 के सिलेबस में नहीं है। बात समझ में आ रही है, 2021 में क्या नहीं है, ये जो फर्म अलग अलग मार्केट में चलती है, जैसे कि परफेक्ट, इनपरफेक्ट में क्या हो गया, मोनोपोली, ओलिगोपोली, राइट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि क्योंकि मेन चीज ही नहीं है तो उसके फिर रेवेन्यू कर्व भी नहीं होंगे। समझ में आ रही बात, हाँ। देखो आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट टॉपिक हटा दिया गया है, तो उस मार्केट में रेवेन्यू कर्व कैसे होगा उस फर्म का, ये हम कैसे पढ़ सकते हैं। ये पढ़ाने के लिए बेटा मैं पहले क्या करता हूं मालूम है, चैप्टर 12 पढ़ाता हूं पहले, जो कि हट चुका है। पहले मैं बताता हूं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तब जाके तो मैं उसका रेवेन्यू समझा पाऊंगा कि क्योंकि इसमें ऐसा होता है इसलिए बेटा इसका कर्व ऐसा बनेगा। जब अब इसमें क्या हटा दिया है, वो कैरेक्टर ही हटा दिए, वो सिलेबस में है ही नहीं, तो उसका रेवेन्यू कर्व कैसे समझो, पॉसिबल है क्या। तो मैं ये मान के चलता हूं कि इनडायरेक्टली वो ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने ये मेन टॉपिक ही हटा दिया है जो इस पर डिपेंड करता है, ये जिस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो आगे का इसमें कुछ भी इस चैप्टर में जो मैंने दिया हुआ है कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, क्लियर। तो ये
चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 8। अब आगे और सुन लो, चैप्टर नंबर 9 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो हट चुका है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी आपके 2021 के सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो हम डायरेक्ट कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 10 सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। तो ध्यान रखना, वीडियो देखने वाले बच्चे वो चैप्टर 9 ना ढूंढे, क्योंकि चैप्टर 9 नहीं आएगा, चैप्टर सीधे 10 ही आएगा। चलिए, तो अब हम मिलते हैं चैप्टर 10 में। आज के लिए बेटा इतना ही।